साल 1958 चीन की सरकार ने एक अनोखा फरमान जारी किया। फरमान ऐसा जिसमें सरकारी लोगों से ज्यादा आम जनता को शामिल किया गया। यह आदेश सरकारी हुक्म से ज्यादा एक आंदोलन की तरह था, जिसमें नन्ही चिड़िया को मारने के लिए लोगों को उकसाया गया। लोगों को इस बात के लिए भड़काया गया कि एक नन्ही चिड़िया उनके पेट की दुश्मन है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इसकी नस्ल को खत्म करने के लिए एकजुट हो जाइए और तब तक जुटे रहिए जब तक इस मुल्क की आखिरी चिड़िया मर नहीं जाती। ये चिड़िया थी गौरैया, जिसे मारने को चीन के लोग तुले हुए थे। लोगों को इस कुकृत्य के लिए जिस नेता ने उकसाया था वो था चीन का महान नेता माओ त्से-तुंग। इस ऐलान के बाद लोग आंदोलन में ऐसे जुटे मानो देश में सरकार का तख्ता पलट करना हो। 1 से 2 साल के भीतर ही गौरैया का नामो निशान चीन से मिटा दिया गया, लेकिन इस खूनी अभियान के अंजाम से हर कोई बेखबर था। अभियान तो एक नेक इरादे से शुरू किया गया था, लेकिन बिना सोचे समझे लिए गए इस बेवकूफाना फैसले ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। आखिर 50 और 60 के दशक में चीन में ऐसा क्या हुआ कि माओ को कुछ ऐसा करना पड़ा कि उसका अंजाम हमेशा के लिए चीन के काले इतिहास में दर्ज हो गया। आज इतिहास गवाह है कि इस खास एपिसोड में इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर चीन का वो ग्रेट स्पैरो कैंपेन इतना गैर जिम्मेदाराना क्यों था कि इसने करोड़ों लोगों की जान ले ली। हमें इस बात का भी एहसास होगा कि जिस गौरैया को करोड़ों की संख्या में मारा गया वो महज कानों में चहचहाने की मधुर आवाज सुनने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि पर्यावरण, पारिस्थितिकी और इंसानों के लिए भी उसकी बहुत अहमियत है। बात चीन के एक ऐसे नेता की भी होगी जिसे दुनिया के सबसे बड़े समाजवादियों में गिना जाता है। इस नेता की गिनती कभी डिक्टेटर में नहीं हुई। करोड़ों लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसके फैसले लोगों की भलाई में थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो इंसान लोगों की भलाई के लिए काम करे वो बेजुबानों के लिए भी वैसी ही इंसानियत दिखाए। माओ त्से-तुंग का यह क्रांतिकारी फैसला आज के इस पूरे एपिसोड का केंद्र बिंदु रहने वाला है। ऐसा फैसला जिसकी वजह से न केवल करोड़ों पक्षी मरे, बल्कि जिन्हें बचाने के लिए उन्हें मारा गया वे भी अकाल मौत मर गए। यह किस्सा है चीन का। जी हां, उसी चीन का जहां सत्ता पर काबिज नेता हमेशा अपना काला चिट्ठा छिपाते आए हैं। मनमर्जी करना यहां के नेताओं की फितरत रही है। यहां कोई विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हम आपको यह सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 50-60 के दशक में चीन में जो हुआ वो सब चीनी नेता के मनमाने रवैये की बदौलत ही हुआ था। आइए शुरू से शुरू करते हैं। उन्नीस 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में इस बात की उथल पुथल थी कि कैसे जल्द से जल्द खुद को आजाद किया जाए। भारत और चीन भी इसी कतार में आजाद हुए। 1949 में आजादी के साथ रिपब्लिक ऑफ चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। आजादी तो मिली, लेकिन दिक्कतें खत्म नहीं हुई। इनमें एक बड़ी दिक्कत उसकी करोड़ों की आबादी थी। आजादी के वक्त ही इस देश की आबादी 55 करोड़ से भी ज्यादा थी। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी तादाद का पेट कैसे भरा जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त खेती की पैदावार जनसंख्या के हिसाब से नहीं थी। पैदावार कम होने की वजह यह मान सकते हैं कि सरकार के पास पैदावार और उत्पादन के ग्राफ को ऊपर ले जाने के लिए कोई ठोस रणनीति ही नहीं थी। ऊपर से आबादी साल दर साल करोड़ों के हिसाब से बढ़ रही थी। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना तो दूर की बात थी, चुनौती तो ये थी कि इतने लोगों को खाने को ठीक से भोजन कैसे मुहैया कराएं। लिहाजा चीन के सामने एक बड़ा चैलेंज ये था कि अगर आने वाले वक्त में चीन को विकास के रास्ते पर लाना है तो कृषि उत्पादन को हर हाल में बढ़ाना होगा। आजादी के साथ चीन की सत्ता साम्यवादी हाथों में आई क्योंकि इस देश को आजाद कराने में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा योगदान रहा था और इस पार्टी के कर्ता धर्ता थे माओ त्से-तुंग। 1893 में चीन के हुनान प्रांत में जन्मे माओ त्से-तुंग एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि अपने शुरुआती वक्त में किसानी से हटकर उन्होंने एक शिक्षक का काम किया और बाद में बीजिंग में एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करने लगे। यही वो वक्त था जब माओ ने जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स और सोवियत संघ के लेनिन के साम्यवादी साहित्य को पढ़ा और 1921 में कुछ मार्क्सवादी लोगों के साथ एकजुट होकर उन्होंने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ये वही राजनीतिक दल है जो आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और चीन की सत्ता की कमान इसी के हाथों में है। इसी दरमियान चीन में एक और पार्टी तेजी से पकड़ मजबूत कर रही थी और वो थी कुओमिंटांग नेशनलिस्ट पार्टी। माओ की कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग दोनों आजादी के लिए लड़ रहे थे।
दोनों की लड़ाई चीन की समन्वयवादी व्यवस्था से भी थी, लेकिन दोनों की विचारधारा और काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के बीच की कलह एक वक्त एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी में तब्दील हो गई। 20 के दशक के आखिर में दोनों दल एक दूसरे के धुर विरोधी बन चुके थे। विरोध इस हद तक जा चुका था कि कुमिंटांग नेशनलिस्ट पार्टी के नेता चियांग काई शेक ने 1927 में कम्युनिस्ट को रास्ते से हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया, कम्युनिस्ट विरोधी शुद्धता अभियान। इस शुद्धता अभियान को शंघाई हत्याकांड भी कहते हैं, क्योंकि इस खूनी खेल में शंघाई शहर में ही करीब 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस अभियान के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की मुश्किलें बढ़ने लगी, लिहाजा माओ और उनके साथियों को पीछे हटना पड़ा और वे दक्षिण पूर्वी हिस्से की तरफ चले गए। कम्युनिस्ट कुमिंटांग के इस खूनी अभियान का जवाब देने की फिराक में थे और 1927 में उन्होंने ऐसा किया भी। ननचांग में कम्युनिस्ट ने इन राष्ट्रवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इन हमलों को चीन के इतिहास में ननचांग अपराइजिंग कहा जाता है। चीन में तेजी से उभरते इन दोनों दलों के बीच एक और विद्रोह जिंगांग इलाके में छिड़ा। जिंगांग चीन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक पर्वतीय जंगली इलाका है, जिसकी सीमाएं जियांगजी और हुनान से लगती हैं। यहाँ के किसान मजदूर और कम्युनिस्ट को राष्ट्रवादियों और सामंतवादियों ने पहले से परेशान कर रखा था। माओ और उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थे। माओ जानते थे कि ननचांग में जिस तरह राष्ट्रवादियों को विरोध का सामना करना पड़ा था, उस विरोध को जिंगांग इलाके में भी हवा दी जा सकती है। माओ ने यहाँ के किसानों, मजदूरों और कम्युनिस्टों को इकट्ठा किया और राष्ट्रवादियों के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। इसके बाद दोनों खेमों के बीच काफी वक्त तक विद्रोह चलते रहे। इन विद्रोहों को चीनी लोग ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग कहते हैं। जिन किसानों ने ऑटम हार्वेस्ट अपराइजिंग में कम्युनिस्ट का साथ दिया था, उन्हें माओ ने एकजुट करना शुरू किया। माओ ने इन किसानों को ट्रेनिंग दी और धीरे धीरे उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर में पारंगत बना दिया। ये किसान इतने प्रशिक्षित हो गए कि बाद में इन्होंने एक सेना का रूप ले लिया। माओ ने इस सेना को नाम दिया चाइनीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स रेड आर्मी और बाद में इसे ही रेड आर्मी कहा जाने लगा। ये रेड आर्मी कब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मिलिट्री विंग बन गई, पता ही नहीं चला। ये वही रेड आर्मी है जो आज चीन की राष्ट्रीय सेना है, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 1927 में जो कार्रवाई कम्युनिस्ट्स ने नेशनलिस्ट के खिलाफ की थी, उससे दोनों के बीच जंग और तेज हो चुकी थी। चीन में गृह युद्ध छिड़ चुका था। राष्ट्रवादियों ने कम्युनिस्ट्स को पछाड़ना शुरू कर दिया। किसानों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। साल दर साल हिंसा का स्तर बढ़ता गया और नौबत ये आ गई कि माओ और उनके साम्यवादी साथी दक्षिण पूर्व छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। 1934 आते आते तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था, इसलिए माओ ने उत्तर पश्चिम की तरफ जाने की योजना बनाई। अक्टूबर 1934 में माओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक पैदल मार्च की घोषणा की। इस पैदल मार्च को चांग चेंग यानी लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया। इस लॉन्ग मार्च को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और रेड आर्मी की पुनर्स्थापना के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इस पैदल मार्च के बाद पार्टी का नया बेस उत्तरी पश्चिमी प्रांत शांजी में बनाया गया। यह पैदल मार्च इतिहास का सबसे लंबा मार्च था। इसमें तय की गई दूरी जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यह पैदल मार्च दक्षिण पूर्वी प्रांत जियांगजी से शुरू हुआ, जिसका आखिरी छोर था उत्तर पश्चिमी प्रांत शांजी और कुल दूरी थी 10,000 किलोमीटर। कम्युनिस्टों की यह पैदल यात्रा 16 अक्टूबर 1934 के दिन शाम 5 बजे शुरू हुई। 80,000 से भी ज्यादा की टुकड़ी के साथ माओ त्से तुंग शांजी की तरफ बढ़े। यह ऐतिहासिक पैदल यात्रा अक्टूबर 1935 में जाकर खत्म हुई। हालांकि यह यात्रा कितनी सफल हुई, इस पर दुनिया के बड़े विचारकों के बीच बहस है, क्योंकि जहां यात्रा की शुरुआत करीब 80,000 लोगों के साथ हुई थी, उसके मुकाबले महज 4 से 5,000 लोग ही इसे पूरा कर पाए। मार्च के दौरान कम्युनिस्टों को राष्ट्रवादियों के बड़े हमलों का सामना भी करना पड़ा था, जिसमें हजारों की जानें गई। इसलिए इस लंबी यात्रा को भी माओ के सबसे खराब फैसलों में से एक माना जाता है। आलोचनाएं बहुत ज्यादा होने लगी तो माओ ने सफाई दी। माओ ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, यह मार्च एक घोषणा पत्र है। इसने दुनिया के सामने घोषणा की है कि रेड आर्मी नायकों की सेना है, साम्राज्यवादी और उसके कुत्ते नपुंसक हैं। हमें घेरने, पीछा करने और रोकने की कोशिशें उनकी नाकामयाबी है। माओ अपने शब्दों के धनी थे और इन्हीं सब घोषणाओं ने उन्हें लोगों के बीच कम्युनिस्टों का सच्चा नेता बना दिया था। इस लॉन्ग मार्च के बाद चीन पर एक और आफत आई। 1937 में जापान और चीन के बीच युद्ध हुआ, जो 1945 तक चला।
इस दौरान एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी एक साथ आ गए और आखिरकार जापान को हरा दिया। जापान को हराने से लेकर चीन को आजाद कराने तक के सफर में माओ की सबसे बड़ी भूमिका रही। 1945 में जब जापान को पछाड़ा गया तो कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादियों के बीच फिर से सिविल वॉर हुआ। मजबूत हो चुकी कम्युनिस्ट पार्टी ने आखिरकार राष्ट्रवादियों को हरा दिया। एक लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरे माओ जेडोंग ने 1 अक्टूबर 1949 के दिन एक स्वतंत्र चीनी राज्य की घोषणा कर दी। एक किसान परिवार से आने वाले माओ का अगला लक्ष्य चीन में असली साम्यवाद लाना था। कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म से लेकर उसके प्रचार प्रसार और उसे सत्ता तक लाने में माओ त्से तुंग ने अपना जी जान दांव पर लगा दिया था। चीन में सभी लोग एक जैसे रहें, पैसे और समाज के आधार पर लोगों में फर्क ना हो, इसके लिए माओ ने कसम खा रखी थी कि चीन में वो साम्यवाद लाकर रहेंगे। ऐसा करने के पीछे एक और मकसद था और वो था रूस से हटकर चीन की अलग साम्यवादी विचारधारा बनाना, जिसे कहते हैं माओवाद। माओवाद में माना जाता है कि राज्य की सत्ता और ताकत को अपने हाथों में लेना है तो हथियारों के साथ विद्रोह करने में कोई नैतिक अड़चन नहीं है। भीड़ को इकट्ठा करना और राज्य के खिलाफ झूठी खबरें फैलाना भी माओवाद के प्रोपेगेंडा में शामिल है। माओ अपनी रणनीतियों के इस पूरे ढांचे को प्रोट्रैक्टेड पीपल्स वॉर कहते थे, जिसका मतलब है लोगों की तरफ से चलने वाला लंबा युद्ध। माओ त्से तुंग ने बाकी देशों में जो साम्यवाद की विचारधारा काम कर रही थी उससे हटकर किसानों और ग्रामीण मजदूरों पर ज्यादा ध्यान दिया। 1949 में जब चीन आजाद हुआ तो चीन की सत्ता इन्हीं कम्युनिस्टों के हाथ में थी और अब उनके पास मौका था कि वो साम्यवाद के चीनी रुख को सबके सामने लेकर आएं। वे अपने तरीके से देश में गरीबी मिटाना चाहते थे, लोगों को खाना देना चाहते थे और इसके लिए जरूरी था कि देश में उद्योग धंधे हों और खेती किसानी अच्छे से चले ताकि लोगों को कुछ रोजगार मिले और गरीबों को खाना। आजादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी चीन का विकास केंचुए की तरह रेंग रहा था। माओ त्से तुंग को समझ आ चुका था कि इस तरह धीरे धीरे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बड़ा करने की जरूरत है। लिहाजा 1958 में एक नए कैंपेन को लॉन्च किया गया। नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका मतलब होता है विकास की लंबी छलांग। यह अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि अभी तक चीन में जो सोवियत यूनियन का औद्योगिकीकरण मॉडल चल रहा था वो कामयाब नहीं रहा था। इसलिए अब वक्त आ चुका था कि कम्युनिस्ट साम्यवाद के अपने चीनी मॉडल पर काम करें। काम शुरू हुआ और देश के सभी उद्योगों को राज्य के मालिकाना हक में ले लिया गया। खेती और उद्योगों में सुधार हो, इसके लिए एक बड़े पैमाने पर गरीब मजदूरों को इकट्ठा किया गया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एक 5 साल की योजना थी जिसमें कई छोटे बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसले वाकई में काफी अच्छे थे, लेकिन वहीं कुछ फैसले काफी अतरंगी थे जिनके अंजाम से खुद माओ भी वाकिफ नहीं थे और इसकी सबसे बड़ी वजह थी सलाह मशविरा न करना। इस कैंपेन में 2 चीजें की गई, एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन और रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन का मतलब छोटे खेतों को बड़े खेतों में मिला दिया गया जिसका मालिकाना हक राज्य के पास था। माओ का मानना था कि अगर लोगों की सेहत का ध्यान रखा जाए और खेती की पैदावार बढ़ा दी जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसे देखते हुए माओ ने इसी कैंपेन में एक और अभियान शुरू किया और इसका नाम रखा 4 पेस्ट्स कैंपेन। इसे मारो 4 अभियान भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें 4 कीटों को मारने के लिए खुद जनता को शामिल किया गया और ये 4 कीट थे मक्खी, मच्छर, चूहा और गौरैया। इनमें से 3 कीटों को मारने का फैसला तो काफी हद तक सही माना जा सकता था क्योंकि मक्खी को गंदगी से जोड़ा गया जो बीमारी फैलाती है, चूहे प्लेग फैला रहे थे और मच्छर मलेरिया। इन सबसे अलग गौरैया को सबसे खतरनाक कीट माना गया। माओ और उसके दल को लगता था कि जितना अनाज हमारे किसान पैदा करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा तो गौरैया खा जाती हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत है। माओ ने मन बना लिया कि इन गौरैयों को भी खत्म कर दिया जाएगा और इसके लिए एक और अभियान शुरू हुआ जिसे कहते हैं ग्रेट स्पैरो कैंपेन या गौरैया सफाया अभियान। माओ की तरफ से लिया गया यह फैसला चीन के इतिहास का सबसे गलत फैसला था। ऐसा फैसला जिसने न केवल करोड़ों चिड़ियों की जान ले ली बल्कि करोड़ों लोग भी मारे गए। माओ के कुछ फैसले ऐसे ही होते थे, लेकिन अपनी गलतियों को छिपाने के लिए माओ के द्वारा कोई नया अभियान शुरू कर दिया जाता था जिसके बाद लोग उसके पहले वाले गलत फैसले को भूल जाएं। मिसाल के लिए गौरैया सफाया अभियान को छिपाने के लिए टिड्डी सफाया अभियान शुरू किया गया। गौरैया सफाया अभियान अपने आप में एक जन आंदोलन था, लेकिन अगर इसे जानलेवा आंदोलन कहें तो गलत नहीं होगा। चीन के गांवों में शायद ही कोई बचा हो जिसने इस अभियान में हिस्सा न लिया हो।
पर उन्हें नहीं पता था कि वो किस चीज का हिस्सा बन चुके हैं और कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। माओ त्से तुंग ने लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि देश में गौरैया सफाया अभियान शुरू किया गया है। माओ ने कहा कि जब तक देश का हर एक निवासी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेगा, हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। इस बड़े ऐलान को लेकर ज्यादातर का कहना था कि ये अपने आप में एक माइंडलेस वॉर है, यानी एक ऐसी लड़ाई जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया गया। माओ के लिए जानकारों में एक राय थी कि वो कुदरत का एक तरह का दुश्मन है। उसका मानना था कि कुदरत इंसानी जरूरतों और इच्छाओं के लिए एक दासी की तरह होनी चाहिए, यानी कुदरत की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो इंसानों को अच्छे से रहने में मदद करे। माओ ने एक नारा दिया था जिसने लोगों की सोच समझ पर बड़ा असर डाला। उसने कहा, रेन डिंग शेन तियन, यानी इंसान को कुदरत को पराजित कर ही देना चाहिए। गौरैया सफाया अभियान पर एक पत्रकार फिलिप शॉर्ट ने अपनी किताब माओ अ लाइफ में माओ जेडोंग की राय को छापा था। माओ का निष्कर्ष था कि एक गौरैया एक साल में 4 किलो तक अनाज खा जाती है, इसलिए चीनी नागरिकों को पेट भरने के लिए गौरैया का मारा जाना बहुत जरूरी है। माओ ने लोगों से आह्वान किया था कि लोगों को इस युद्ध में तब तक रहना है जब तक चीन की आखिरी गौरैया मारी नहीं जाती। कम्युनिस्ट पार्टी का एक आधिकारिक अखबार था, बीजिंग पीपल्स डेली। 5 मई 1958 के दिन के अखबार में छपे माओ के बोल काफी तीखे थे और इसमें लिखा था, किसी भी योद्धा को तब तक रुकना नहीं चाहिए जब तक यह लड़ाई जीत नहीं ली जाती। इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे उत्साह और प्रतिबद्धता से हिस्सा लेना चाहिए ताकि एक घटिया चिड़िया के खिलाफ जंग जीती जा सके। 1958 में शुरू हुआ यह अभियान काफी योजनाबद्ध ढंग से लड़ा गया। योजना पर अमल कैसे किया गया, ये जानकर आप सकते में आ जाएंगे। टाइम पत्रिका के मुताबिक एक खबर छपी, हेडलाइन थी, रेड चाइना डेथ टू स्पैरो। खबर छपी, पिछले हफ्ते गौरैया मारने का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। स्कूल कॉलेज के छात्र, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बर्तनों, पतीलों और करछी के साथ सुबह 5 बजे जमा हुए। रेडियो बीजिंग ने इस अभियान में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या बताई करीब 30 लाख। लोगों की यह तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक एक कर गौरैये को मार देना भी बहुत टेढ़ा होने वाला था। लेकिन अपने बॉस को खुश करने के लिए चीनी लोग कुछ भी करने को आमादा थे। गौरैये को मारना चूहों के मुकाबले आसान था, क्योंकि चूहे छिप जाते थे, चिड़िया दिखती थी और उसे मारकर गिनती दिखाना बहुत आसान था। इसके अलावा उसके रहने और रुकने के ठिकाने ज्यादातर पेड़ होते थे, जिन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। लोग रोज सुबह 5 बजे उठ जाते, बिगुल बजाते, सीटी बजाते, शोर करते, ढोल बजाते। गौरैया शोर से परेशान होकर किसी एक जगह बैठ नहीं पाती और थकान और भूख प्यास से तड़प कर दम तोड़ देती। पेड़ों पर बने उनके घोंसलों को तोड़ दिया गया, उनके बच्चों को मार दिया गया और अंडे फोड़ दिए गए। लोगों ने खेतों और गली कूचों में खंबे गाड़ दिए, जिनके ऊपरी हिस्से पर गोंद लगा दिया गया ताकि गौरैया अगर इस खंबे पर बैठे तो चिपक जाए। इस गौरैया को एयरगन या गुलेल से मार दिया जाता। मंजर बहुत ही खौफनाक था। तड़प कर मरी इन गौरैयों को किसी कूड़े कचरे की तरह डब्बों में भरकर एक जगह डंप कर दिया जाता। मरी हुई चिड़िया को सूतली में पिरोकर अपने कंधे पर टांग कर चलना उस वक्त आम बात हुआ करती थी। लोग एक कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते थे कि कब उन्हें मरी हुई गौरैयों को जमा करने का मौका मिले। युवाओं को इस बात के लिए इनाम दिया जाता था कि किसने सबसे ज्यादा गौरैयों को मार गिराया। महज 16 साल के लड़के यांग सेह मुन को नेशनल हीरो माना गया, क्योंकि उस अकेले लड़के ने 20,000 से ज्यादा गौरैयों को मौत के घाट उतारा था। जघन्यता की हद तब पार हो गई जब पॉलिश दूतावास में छिपकर बैठी गौरैयों को मारने के लिए भीड़ इमारत में घुसने को आमादा हो गई। भले ही कर्मचारियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ ढोल नगाड़े बजाती रही। शोर से परेशान चिड़िया दूतावास में ही उड़ती रहीं और आखिरकार थक कर ढेर हो गई। आखिर में दूतावास में लगे कर्मचारियों ने बेलचे से उठाकर मरी हुई सैकड़ों चिड़ियों को बाहर फेंक दिया। इस खूनी अभियान की वजह से कितनी गौरैया मर गई, ये तो चीन ही जाने। कुछ 600 मिलियन बताते हैं तो कुछ 1 बिलियन। हाँ, इतना जरूर है कि साल भर के भीतर गौरैया दिखनी बंद हो गई। चीन में पाई जाने वाली कॉकेशियन ट्री स्पैरो तकरीबन विलुप्त हो गई। लोगों को और उनके आका को लगा उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली और अब फसलों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी, अंदाजा नहीं था कि यह अब उनके अंत की शुरुआत है। 1 साल में ही उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने जो किया उससे कितना बड़ा पारिस्थितिकी असंतुलन हो चुका है। इस पूरे संहार पर सबने चुप्पी बांध रखी थी और कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा था, लेकिन नतीजा
वो तो 1 साल में ही दिखने लगा। चीन को अब तक के सबसे बड़े अकाल का सामना करना पड़ गया। चीन के आसमान से गौरैयों का सफाया हुआ तो खेतों में कीटों की तादाद एकदम से बढ़ने लगी। ये कीट फसलों को चट कर जाते थे। रही सही कसर टिड्डों ने पूरी कर दी। चीन में अचानक टिड्डियों की संख्या बढ़ गई क्योंकि टिड्डियों की प्रजनन क्षमता बहुत तेज होती है। गौरैया इन कीटों और टिड्डों को आसानी से खा जाती थी, जिससे कम से कम फसलें तो बच जाती। ये टिड्डे फसलों को खत्म कर देते, साथ ही जो अनाज गोदामों या घरों में बचा कुचा जमा था उसे भी खाने लगे। खड़ी फसल को नुकसान होने की वजह से अनाज की पैदावार बिल्कुल गिर गई। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, खाने के लाले पड़ गए। ऐसे में अनाज बेचने और बोने की बात सोच भी नहीं सकते। गरीबी बढ़ती गई और लोग चोरी चकारी करने लगे। खाने को कुछ नहीं था तो लोगों ने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। खुद सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुछ लोगों ने अपने ही घर वालों को मारकर खाना शुरू कर दिया। 3 साल में यानी 1958 से 61 के बीच इतनी भयंकर भूखमरी फैली कि लाखों लोग अकाल मौत मर गए। असली आंकड़े तो माओ ही बता सकते थे, लेकिन वैश्विक मीडिया यही बताता है कि माओ के इस बेवकूफाना अभियान ने 4 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। हालांकि ये बात भी है कि इस अकाल के लिए पूरा ठीकरा गौरैया के सफाया अभियान पर नहीं फोड़ा जा सकता। अकाल की कुछ और दूसरी वजहें भी रही होंगी। माओ ने जब अपने सहयोगियों से पूछा कि गौरैया तो मर चुकी हैं, तो अब क्या, तो माओ को इस अभियान के नतीजों के बारे में पता चला। कुछ गौरैयों का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि चिड़िया के आमाशय का केवल 1/4 हिस्सा अनाज से भरा था, जबकि 3/4 हिस्सा तो कीट पतंगों से भरा था। यानी गौरैया अनाज को बचाने का काम करती हैं, न कि उसे बर्बाद करने का। तथ्य जानने के बाद माओ को अपने फैसले का इल्म हुआ। लिहाजा अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए माओ ने खटमल सफाया अभियान शुरू कर दिया। इसे पूरा करने के लिए उसने 2.5 लाख से ज्यादा गौरैयों की खेप सोवियत संघ से दोबारा मंगवाई, ताकि देश में इन चिड़ियों की तादाद बढ़े और हालात में कुछ सुधार आए। आखिर में माओ ने मारो 4 अभियान से गौरैया का नाम काट दिया। माओ ने चीन में सामाजिक बराबरी लाने के लिए काफी अभियान चलाए, लेकिन यह फैसला अब तक का सबसे गलत फैसला माना जाता है, जिसने करोड़ों लोगों की जान ली थी। इस मिसाल के बाद किसी भी नेता को फैसला लेने से पहले 1000 बार जरूर सोचना चाहिए कि कुदरत उनके इशारों पर नाच नहीं सकती। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल कुदरत का बनाया गया है और इससे छेड़छाड़ के बुरे परिणाम होंगे। माओ को विश्व इतिहास में कभी भी एक डिक्टेटर नहीं कहा गया, लेकिन इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड की बड़ी नाकामयाबी के बाद क्या आपके पास इस सवाल का जवाब है कि इनमें सबसे ज्यादा जानें किसने ली, हिटलर, स्टालिन या फिर महान समाजवादी माओ त्से-तुंग? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।